नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर से 2 बड़े इंडिसेस के जो लॉट साइज़ हैं, उसको बढ़ाने का सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का जो लॉट साइज़ है, उसको अप्रैल 25 के बाद बढ़ा दिया जाएगा। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 30 से बढ़ाकर 35 कर दिया जाएगा। यानी अब एक लॉट में बैंक निफ्टी के 30 की जगह 35 यानी 35 शेयर्स होंगे। वहीं जो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है उसको बढ़ाकर 120 से 140 शेयर प्रति लॉट कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ जो अन्य इंडिसेस हैं जैसे कि निफ्टी 50, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ निफ्टी यानी फिन निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट जो 50 है उसको अनचेंज रखा जाएगा। उनके जो लॉट साइज़ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। निफ्टी 50 की बात करें तो उसके अंदर अभी एक लॉट के अंदर 75 शेयर्स हैं। फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर 65 शेयर हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर पे एक लॉट के अंदर 25 शेयर हैं। ये जो बदलाव किए जाएंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर, ये जो 24 अप्रैल के बाद से जो एक्सपायरी शुरू होगी, यानी 25 अप्रैल 2025 से जो नेक्स्ट एक्सपायरी जब जनरेट होगी उस पर ये सारे बदलाव लागू होंगे। जो एग्जिस्टिंग एक्सपायरीज़ हैं, जैसे कि अभी जो फ़िलहाल अप्रैल मंथ की है 24 अप्रैल वाली और फिर मई के अंदर 29 मई की और फिर जून के अंदर 26 जून वाली जो एक्सपायरी है, उनके अंदर जो भी लॉट साइज़ है वो बैंक निफ्टी के अंदर 30 शेयर्स का और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर 120 शेयर का ही रखा जाएगा। जो 25 अप्रैल से नई एक्सपायरी होगी, जो कि 31 जुलाई 2025 को जिसकी एक्सपायरी होनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ये बढ़े हुए चेंजेस हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 35 शेयर्स का एक लॉट के लिए और निफ्टी मिड कैप के लिए एक लॉट के लिए 120 की जगह 140 शेयर रखे गए हैं। वो सारे बदलाव तब लागू होंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो ये बदलाव समय-समय पर किए जाते हैं, कि सेबी ये बदलाव करता है, कभी एनएससी, कभी बीएसई, अपने-अपने हिसाब से वो मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी ये सब बोलकर अपने हिसाब से वो जब भी ये सारे चेंजेस करते हैं, तो इसका असर सबसे ज़्यादा किन पर पड़ता है? अगर मैं अपना पर्सनल व्यू इस पर रखूँ तो इसका असर सबसे ज़्यादा जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उन पर पड़ता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीखते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और जो ये रेगुलेटरी और ये जो एक्सचेंजेस द्वारा जो ये समय-समय पर चेंज किए जाते हैं, अगर उनको वो हल्के में लेता है तो बाद में जाकर उसे उनके कैपिटल लॉस में वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी अल्टीमेटली लॉस का उसे सामना करना पड़ता है। कोई भी एक ट्रेडर हफ्तों-हफ्तों लगाता है पेपर ट्रेड करके या वर्चुअल ट्रेड करके, यानी रियल मनी लगाने से स्टार्टिंग में सभी बचते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैसला होता है। आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के अंदर कभी रियल मनी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो एक्सपायरीज के हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बनाता है। कुछ समय पहले की बात है जब सेबी द्वारा जो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट था उसको बंद कर दिया गया। यानी एक हफ्ते के अंदर क्या हो रहा था कि हर रोज़ ही एक्सपायरी हो रही थी। 5 दिन हफ्ते के, कभी निफ्टी की, कभी बैंक निफ्टी की, कभी सेंसेक्स की, कभी निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की, यानी हर दिन एक एक्सपायरी होती थी। तो ऐसे में क्या होता था, कुछ लोग जो स्टार्टिंग से अभी सीख ही रहे थे, जो बिगिनर ट्रेडर है, उन्होंने उस एक्सपायरी के हिसाब से अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो बनाई। लेकिन जैसे ही एसएबी ने उसको बदला तो क्या होगा, उनका जो सेंटिमेंट है, जो इमोशंस थे, उस जो टेक्निक उन्होंने बनाई है, यानी जिस हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस की थी, अलग-अलग चीज़ों को बैक टेस्ट किया था, वो पूरा ही बदल जाता है। तो इसका जो हर्जाना है उसे बाद में, क्योंकि एक उन्होंने एक अच्छा खासा टाइम लगाया है उस चीज़ को सीखने में, तो बाद में उनको दिक्कतें आती हैं। और जब लोड साइज़ बढ़ता है तो किस चीज़ पर असर पड़ता है? जब लोड साइज़ बढ़ता है, जैसे पहले अगर हम बात करें तो मिड कैप जो सेलेक्ट है निफ्टी का, उसके अंदर 75 शेयर्स होते थे एक लॉट के अंदर, और अब एक लॉट के अंदर 120 शेयर हैं और अगले महीने से यानी 25 अप्रैल 2025 से वो 140 शेयर हो जाएँगे एक लॉट के अंदर। तो जो कैपिटल होता है इसके अकॉर्डिंग वो भी तो कम ज़्यादा हो जाता है। अगर हम ऑप्शन बायर्स के हिसाब से सोचें तो उनका तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लोट्स। यानी अगर आपने एक लोट बाय किया है और प्रीमियम जो भी चल रहा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो निकल के आती है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, या कहें कि लोट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। मान लीजिए किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 10 रुपये चल रहा है और आपने एक लोट बाय किया है और एक लोट के अंदर मान लीजिए कि 50 शेयर्स हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी बाइंग के लिए। वहीं अगर आप सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग में जो इंडेक्स का प्राइस होता है, जो भी स्पॉट प्राइस होता है, जो भी ट्रेडेड प्राइस होता है, उसकी मल्टीप्लाई की जाती है प्रीमियम के साथ। लेट्स से कि जो प्रीमियम है वो चल रहा है 10 रुपये और आप निफ्टी 50 लेते हैं, तो निफ्टी 50 अगर 22,500 चल रहा है, तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय वन लोट, और एक लोट में कितने शेयर्स होते हैं 50, और जो प्रीमियम चल रहा है, तो इन सारे की गणना करके जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है वो कई लाख रुपए आती है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 15 लाख, और अगर आप उसी स्ट्राइक प्राइस पर उस प्रीमियम पर उस चीज़ को सेल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही आपको पे करनी पड़ती है। यहाँ भी आपको कुछ हद तक मार्जिन दिया जाता है, या कहें कि लेवरेज का आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप 15 लाख वाली चीज़ को 1.25 लाख के हिसाब से, एक लोट के हिसाब से उसको सेल कर सकते हैं। बट जब भी वो लोट साइज़ बढ़ाया जाता है या एक्सपायरी चेंज की जाती है, तो जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको डेफ़िनेटली दिक्कत आती है, क्योंकि वो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। बट जो अलग-अलग जो ये सारे फैसले आते हैं, सर्कुलर आते हैं रेगुलेटरी की तरफ से या जो भी एक्सचेंजेस हैं इनकी तरफ से, तो इनका मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिंग जो मैनुअल है, जहाँ पर आप सारी चीज़ें लिखते हैं कि आज ये मार्केट में ये खबर है, ये न्यूज़ है, आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है, अब उनको इस बात के लिए मतलब रेडी रखना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी को, कि कभी भी लॉट साइज़ चेंज हो सकता है, कभी भी एक्सपायरी का दिन चेंज हो सकता है। कुछ दिन पहले एक बोल रहे थे कि जो एक्सपायरी है वो मंडे और फ्राइडे को रखी जाएगी, लेकिन अब दोबारा से उस पर चर्चाएँ हो रही है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्यूसडे और थर्सडे ही रखा जाए। तो ये जो सारे जितने भी फैसले हैं, इनके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि ये कभी भी बदल सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को इतना बैक प्रूफ बनाइए, इतना मतलब ज़्यादा उसको बैक टेस्ट कीजिए कि जब भी आप उसको कभी भी इन फ्यूचर आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको तो वो बैकफ़ायर ना करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन सारे बदलावों पर, इन सारे सर्कुलर पर एनएससी, बीएससी और सेबी के आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक